Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 9, Akbar the Great. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं बेटा पार्ट 1 में. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन. बेटा अगर हम मुग़ल रूल की बात करें तो ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर हम किसको कहते हैं? अकबर को. तो भाई बहुत सारे ऐसे काम अकबर ने किए हैं जिसके लिए उन्हें महान कहा जाता है. उन सब में जो एक काम है उसे हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि भाई इन्हें महान क्यों कहा जाता है. तो बेटा अकबर सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, एक बड़े से साम्राज्य के सिर्फ सम्राट नहीं थे. उन्होंने एम्पायर से बढ़कर नेशन बिल्डिंग की बात की, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की बात की और राष्ट्र निर्माण किया भी. तो अकबर जो थे सिर्फ एम्परर नहीं थे, सम्राट नहीं थे बड़े से साम्राज्य के, पर वो नेशन बिल्डर थे. उन्होंने नेशन बिल्डिंग की बात की, ठीक है, और नेशन बिल्ड किया भी. उन्होंने कोशिश की कि यूनाइट किया जाए डिफरेंट कास्ट को, जितनी जो अलग अलग जातियां हैं उन्हें यूनाइट किया जाए, जो डिफरेंट रिलीजन हैं उन्हें यूनाइट किया जाए, और किंगडम्स जो छोटे किंगडम्स हैं उन्हें यूनाइट कर लो, रिलीजन को यूनाइट कर लो और कास्ट को यूनाइट कर लो, जिससे कि क्या बन जाए, एक नेशन. ये पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने ये करने की कोशिश की. इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया. क्या होता है रिलीजियस टॉलरेंस बेटा? कि भाई मेरा धर्म तो सही है पर मैं दूसरे धर्म को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती हूँ. माई रिलीजन इज़ गॉड बट आई एम गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू अदर्स रिलीजन. दिस इज़ वॉट रिलीजियस टॉलरेंस. भाई आपको जैसे अपनी पूजा पाठ करनी है, चर्च में जाना है जाओ, गुरुद्वारे में जाना है जाओ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी भी अकबर ने फॉलो की. अकबर बेटा जो अकबर थे उन्होंने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया सिंगल रूल. इनका जो एम्पायर था बहुत बड़ा बन गया था अब तक, ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया इनके पास था, डेक्कन का कुछ पार्ट इनके पास था, पर ये सिंगल ही रूल करते थे पूरे एम्पायर पे, ठीक है. तो अकबर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश सिंगल रूल, ठीक है. पूरा नॉर्थ इंडिया इनके पास था, द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन. देखो पूरा नॉर्थ तो इनके पास है, डेक्कन का भी कुछ पार्ट इनके पास है, पर इस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ इन्होंने लगाई, जैसे रेवेन्यू सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, वो सब कैसा था, कॉमन में. आप यहाँ रह रहे हैं तो भी आपको वही जुडिशल सिस्टम फेस करना पड़ेगा जो यहाँ रहते हुए करना पड़ेगा. रेवेन्यू सिस्टम भी सेम था. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पूरे एम्पायर में सेम रखी. तो आज अगर आप किसी नेशन की बात करते हो, इंडिया की बात करो, नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, तो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक नेशन का कि भैया पूरे कंट्री में रेवेन्यू पॉलिसी सेम होगी, जुडिशल सिस्टम सेम होगा, कॉमन करेंसी चलेगी. तो यही सिस्टम अकबर ने इतने सालों पहले फॉलो कर दिया था, तभी तो हम इन्हें नेशन बिल्डर कहते हैं बेटा, ठीक है. हम अकबर को नेशन बिल्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया पूरे अपने एम्पायर के लिए, भले ही वो नॉर्थ पार्ट हो या साउथ हो, मतलब पूरा नॉर्दर्न इंडिया इनके पास था, डेक्कन का कुछ पार्ट था, दोनों में कॉमन पॉलिसीज़ चलाई, सेम जुडिशल पॉलिसी चलाई, सेम रेवेन्यू सिस्टम चलाया, इवन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया पूरे एम्पायर के लिए. जैसे आज हमारे इंडिया में IAS ऑफिसर्स के लिए एक एग्ज़ाम होता है और फिर वो इंडिया के किसी भी पार्ट में डेप्यूट कर दिए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हुआ कि पूरे एम्पायर के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया. इवन कॉमन करेंसी भी थी. जैसे आज आप रुपया लेके कश्मीर भी जा सकते हो, गुजरात भी जा सकते हो, मेघालय भी जा सकते हो और कन्याकुमारी भी जा सकते हो. सेम कॉमन करेंसी थी. आप अकबर के टाइम में नॉर्थ में रह रहे हैं या साउथ में रह रहे हो, आपको करेंसी कॉमन मिलेगी. ये थी अकबर की करेंसी बेटा, ठीक है. तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड मॉर्की था, ठीक है. राजा तो था पर सारी की सारी सत्ता का केंद्र कौन था? राजा था. सेंट्रलाइज्ड मॉर्की, क्लियर है. अकबर का जो प्रशासन था, जो प्रशासन व्यवस्था थी, वो कैसे रन करती थी? थ्रू सेंट्रलाइज्ड मॉर्की. जो मेजर डिसीजन होते थे वो किंग ही लेते थे, मतलब अकबर ही लेते थे. जो इनके ऑफिसर्स होते थे उन्हें वो डिसीजंस पास ऑन कर दिए जाते थे, और ये जो डिफरेंट ऑफिसर्स होते थे वो उस बात को फॉलो करके अपने एरिया को रन करते थे, ठीक है. तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था? सेंट्रलाइज्ड मॉर्की.
मोनार्क सेंटर में होता था, हाईएस्ट पोजीशन मोनार्क की होती थी, ठीक है। तो जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड था। एक था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज्य प्रशासन। जैसे आज हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, वैसे ही अकबर के टाइम पे भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्रोविंशियल बेसिस पे सॉल्व होंगी, तो अकबर ने पूरी ऑटोनॉमी अपने ऑफिसर्स को दे रखी थी, गवर्नर्स को दे रखी थी कि भाई ये मैटर आप अपने हैंड पे खुद सॉल्व कर लेना। कोई बड़ी बात हो तो वो सेंटर से ही गवर्न होती थी। बेटा अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा की पूरा जो एम्पायर हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था, ठीक है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन थे, रूल्स रेगुलेशन थे जिनको सबको फॉलो करना पड़ता था। जो किंग होता था वो टॉप पे होता था एडमिनिस्ट्रेशन के। अभी हम किसकी रीन को पढ़ रहे हैं? अकबर की। तो टॉप पर कौन होगा? अकबर। अकबर वॉज एट द टॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पे कौन होता था? अकबर, ठीक है। और अकबर अकेला तो इतनी सारी चीज़ों को इजीली मैनेज नहीं कर पाएगा, तो अकबर को मतलब कि को असिस्ट करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो टाइम टू टाइम राजा को एज इन व्हेन रिक्वायर्ड जो भी हेल्प चाहिए होती थी वो करते थे, सारी न्यूज़ सारी इन्फॉर्मेशन देते थे। अब हम देख लेते हैं हमारे अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो ऑफिशियल्स कौन होते थे? पहला वज़ीर। वज़ीर बोले तो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पहले वैसे ही किसकी पोजीशन हुआ करती थी? वज़ीर की। दूसरे होते थे दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बताओ तो ज़रा? करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। फिर थर्ड नंबर पे आते थे खान ए सामा, जो हाउस होल्ड के इंचार्ज हुआ करते थे, मतलब किंग का पूरा हाउस होल्ड, रानियाँ, ठीक है, उनका पूरा मैनेजमेंट ये कौन देखते थे? खान सामा, ठीक है। हाउस होल्ड इंचार्ज हुआ करते थे ये, इंचार्ज ऑफ हाउस होल्ड। तो पहले वज़ीर, वज़ीर प्राइम मिनिस्टर, दीवान फाइनेंस मिनिस्टर, खान सामा इंचार्ज ऑफ हाउस होल्ड, दरोगाए तकसाल रॉयल मिंट मतलब जहाँ पर कॉइन बनते थे उसके सुपरवाइज़र हुआ करते थे दरोगाए टकसाल। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के वगैरह बनते थे, ठीक है। फिर होता था मीर बख्शी, जिसका काम होता था मिलिट्री सुपरविजन का, सुपरवाइज़र ऑफ मिलिट्री हुआ करता था। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? 5। वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर, दीवान फाइनेंस मिनिस्टर, खानसामा इंचार्ज ऑफ हाउस होल्ड, दरोगाए तकसाल सुपरवाइज़र ऑफ रॉयल मिंट। टकसाल सुना होगा ना आप लोगों ने, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, तो उसका सुपरवाइज़र दरोगाए टकसाल। मीर बख्शी मिलिट्री को सुपरवाइज़ करता था। फिर मीर आतिश आर्टिलरी सुपरवाइज़र होता था। तोप खाने मतलब जो तोपें वगैरह होती थी उनको सुपरवाइज़ करने का काम। सूबेदार सूबे का गवर्नर होता था। सूबेदार बोले तो एक सूबे का गवर्नर। अब सूबा क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। कोतवाल पुलिस ऑफिसर होता था, ठीक है। कोतवाली के पुलिस ऑफिसर को क्या कहते थे? कोतवाल। सूबे के गवर्नर सूबेदार, आर्टिलरी सुपरवाइज़र मीर आतिश और मिलिट्री को सुपरवाइज़ करते थे मीर बख्शी। बेटा अभी हमने ऑफिशियल्स को पढ़ा, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में किंगडम जो होती थी उसे सूबे में डिवाइड किया जाता था, सूबे को सरकार में डिवाइड किया जाता था, सरकार के अंदर परगना होते थे और परगना के अंदर नंबर ऑफ़ विलेजेस होते थे। तो लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी विलेज और हाईएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी किंगडम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हम क्या पढ़ेंगे? पहले किंगडम को डिवाइड किया जाएगा सूबे में, सूबे के अंदर होंगे सरकार, सरकार के अंदर होंगे परगना और परगना में होंगे बहुत सारे विलेजेस। बेटा जो दूसरे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करते थे वो होते थे दरोगाए तकसाल, जो रॉयल मिंट को सुपरवाइज़र हुआ करते थे, और दरोगाए डाक जो इंचार्ज हुआ करते थे मेल के। अकबर ने हमेशा रूल किया है लोगों के वेलफेयर के लिए। अकबर के रूल का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था जनता की भलाई, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। वो हमेशा अपनी बालकनी में आते थे, रोज़ अपनी बालकनी में आते थे, लोगों को
अपनी अपीयरेंस देते थे, ठीक है, जैसे बोलते थे झरोखा दर्शन। वहाँ से लोग अकबर की एक झलक भी देख पाते थे। इवन कुछ लोग वहाँ पर अपनी पेटिशंस को भी लेकर के आते थे, ठीक है। पेटिशन बोले तो याचिका, जो भी प्रॉब्लम उनको होती थी वो भी लेके आते थे। अकबर अपने कोर्ट को रेगुलरली लगाते थे, कहाँ पर, दीवान आम में। इवन वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से भी मिलते थे दीवान खास में, ठीक है। दीवान आम में वो अपने कोर्ट को लगाते थे, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके उसको अटेंड कर सकता था, और दीवान खास में वो अपने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते थे। पर जो भी कुछ काम अकबर करते थे उसमें ये ज़रूर देखते थे कि भाई लोगों को इससे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, लोगों की भलाई के लिए ही काम करना उनका मेन मोटिव था। अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम अकबर के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, राज्य प्रशासन की बात करें, तो कैसा था, पूरी की पूरी जो एम्पायर थी वो 15 प्रोविंसेस में या सूबे में डिवाइडेड थी। क्या बोलते थे, सूबा। और जो हर सूबा हुआ करता था उसको गवर्न करने के लिए हुआ करता था गवर्नर, जिसे कहा जाता था सूबेदार। आज भी हम देखते हैं हर स्टेट में गवर्नर होता है। तो पहले अकबर जब रूल कर रहे थे तो पूरा के पूरा एम्पायर 15 सूबे में 15 प्रोविंसेस में डिवाइड था। हर सूबे का होता था गवर्नर, जिसे उस टाइम में कहा जाता था सूबेदार। बेटा अकबर की कोशिश होती थी कि वो बिल्कुल क्लोज टच में रहे, क्लोज कांटेक्ट में रहे सूबेदार के। 15 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का एक सूबेदार है। तो अकबर की कोशिश होती थी कि वो सबसे कंटिन्यूसली बातचीत कर पाएँ, उनकी प्रॉब्लम को जान पाएँ, क्लोज टच में रहते थे वो सूबेदार्स के। फिर बेटा जो सूबा होता था वो सरकार्स में डिवाइड था, और हर सरकार परगना में डिवाइड थी, ठीक है। सूबे को फिर किस में डिवाइड किया जाता था, सरकार में, और हर सरकार में क्या होते थे, परगना। और एक परगना में होते थे बहुत सारे विलेजेस, और एक ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम होता था कोतवाल। बेटा एक और इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है, वो है कोतवाल, और ये टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। कोतवाल का काम था कि टाउन में लॉ ऑर्डर मेंटेन रहे, नियम कानून से चले पूरा, है ना, कानून व्यवस्था सही साट रहे, ये कोतवाल दिखता था। इवन ये लोगों का रिकॉर्ड भी रखता था कि भैया इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, इसका रिकॉर्ड भी कोतवाल के पास मिल जाता था। वो ये भी देखता था बेटा कि वेट और मेजर्स प्रॉपरली है कि नहीं है। जैसे बहुत सारी शॉप्स वगैरह होती थी, तो उन शॉप्स में वेट का सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं, मेजरमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब उसका ही काम था देखना। ऐसा तो नहीं कोई शॉपकीपर लूट रहा हो लोगों को, प्रॉपर वेट सिस्टम है कि नहीं, मेजरमेंट प्रॉपर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो लोग, है ना, इस सब पे भी चेक रखता था कोतवाल। इसके ऑफिस को कहते थे कोतवाली। ऑफिशियल्स वर पेड सैलरीज रेगुलरली। बेटा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल बोले तो जो किंग जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था उन्हें रेगुलर सैलरी दी जाती थी, और अगर वो बहुत कुछ अच्छा काम करते तो उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता था। बेटा अब हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम को। तो अकबर इतने बड़े एरिया को कन्कर कर पाए किसकी वजह से, मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से ही ना, कि उनकी मिलिट्री बहुत ताकतवर थी, इनके पास एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, ठीक है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था, मनसबदारी सिस्टम से। मनसब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक और पोजीशन। मनसब किस भाषा का शब्द है, अरेबिक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रैंक और पोजीशन। तो बेटा अकबर के कोर्ट में जितने भी ऑफिसर होते थे उन्हें मनसब या रैंक दे दी जाती थी, और उन्हें क्या कहा जाता था, मनसबदार। बेटा 33 कैटेगरीज थी मनसबदार की। अब जो भी मनसबदार बनता था, जिसको रैंक मिलती थी, उसे कुछ नंबर में हॉर्सेस और शोल्जर्स मेंटेन करने पड़ते थे। अ मनसबदार वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन अग्रीड नंबर ऑफ हॉर्सेस एज पर इज रैंक। यहाँ से फोर्सेस लिखा है बेटा, शोल्जर्स भी मेंटेन करने पड़ते थे। मनसबदार को कैश में पे किया जाता था, इवन उन्हें बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े भी दे दिए जाते थे, जिसे जागीर कहते थे। दे अर्न देयर सैलरीज, मेंटेन द हाउस होल्ड्स एंड पेड देयर ट्रूप्स। देखो यहाँ आ गया ना ट्रूप्स, तो इन्हें नंबर ऑफ फोर्सेस भी मेंटेन करने पड़ते थे, इवन नंबर ऑफ ट्रूप भी, शोल्जर्स भी मेंटेन करना पड़ता था। इसके बदले अकबर इन्हें क्या देते थे, कैश भी देते थे, बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े दे देते थे, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड जिसे जागीर कहा जाता था।
ये लोग उसी जागीर में से अपनी सैलरी बनाते थे, मतलब सैलरी अर्न करते थे, हाउस होल्ड को मेंटेन करते थे और ट्रूप्स को पे कर देते थे। और बेटा जब आप लोगों के पास हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, मतलब एलिफेंट और हॉर्सेस होते हैं, तो इनको भी तो आपको खाना खिलाना पड़ता है, तो वो सब उस जागीर में से खर्च निकलता था। ठीक है, तो ये जो ट्रूप्स को पे किया जा रहा है, आपके एलिफेंट्स हॉर्सेस को जो ईट कराया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, फॉडर है ना, हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस, मनसबदार की सैलरी, ये सब उस लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड से आता था, उस जागीर से आता था। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम जागीर। अब देखो, मनसबदार को क्या मिलती थी? सैलरी और जागीर, एक बड़ा ही इसे ज़मीन का टुकड़ा भी मिल जाता था और कैश सैलरी भी मिल जाती थी। इसके बदले में इसे काम क्या करना पड़ता था? आर्टिलरी मेंटेनेंस, मतलब जो तोपें वगैरह इनके पास होती थी उसको मेंटेन करो, ट्रूप्स को रखो, ट्रूप्स को पे करो, हॉर्स को मेंटेन रखो, मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स, पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, आर्टिलरी मेंटेनेंस। मनसबदार को कुछ फिक्स नंबर में एलिफेंट्स, कैमल्स, म्यूल्स, कार्ट्स को भी मेंटेन रखना पड़ता था। हाथी, ऊंट, खच्चर और कार्ट बोले तो गाड़ी। ठीक है, तो मनसबदार को सिर्फ ट्रूप्स और हॉर्सेस को ही मेंटेन नहीं रखना पड़ता था बेटा, एलिफेंट्स, कैमल, म्यूल्स, कार्ट्स को भी मेंटेन रखना पड़ता था। ये जो सिस्टम था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ये भी अकबर के टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, ये क्या करते थे? डिस्क्रिप्टिव रोल बनाते थे सोल्जर्स का और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। मतलब इनके पास बढ़िया ब्रांड के हॉर्स होते थे तो उनके ऊपर ये ब्रांडिंग कर देते थे, जिसे दागना भी कहते हैं। एक रॉयल सील होती थी, उसको गर्म करके उस घोड़े के ऊपर लगा दिया जाता था, तो वो जो घोड़ा होता था उसको कहा जाता था कि ये ब्रांडेड है भैया, इसकी ब्रांडिंग हो गई है, ये इस आर्मी को बिलोंग करता था। ये इसलिए किया जाता था कि जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो हॉर्सेस को एक्सचेंज ना कर दें। द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज, मेंटेनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ शोल्जर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, राइट हैंड पे तिल है, लेफ्ट हैंड पे तिल है, फेस कैसा है ना, फेस पे कोई बर्थ मार्क है, ये सारी चीज़ों का रोल भी मेंटेन होता था। जो मनसब, जो रैंक होती थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि आज मैं एक जागीर का मनसबदार हूँ तो कल मेरा बेटा उसका मनसबदार बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हेरिडेटरी नहीं होती थी। आपके बाद आपका बेटा मनसब बनेगा ऐसा नहीं होगा, आप उसको मनसब मिलेगी वो मनसबदार बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आई बात? मनसबदार वर प्रमोटेड, डिमोटेड एंड ट्रांसफर्ड। बेटा जितने भी मनसबदार होते थे, जिनके पास मनसब होती थी, उनका प्रमोशन भी होता था अगर वो अच्छा काम करते थे। गलत काम, कुछ बुरा, कुछ अप टू द मार्क नहीं किया तो उनका डिमोशन भी होता था। इवन उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता था। अकबर ऑल्सो मेंटेन्ड अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सोल्जर्स एंड आर्टिलरी, इट वॉज कॉल्ड अहाड़ीज़। ठीक है, तो अकबर के पास अहाड़ीज़ लोग भी होते थे बेटा, ये स्पेशल टाइप के सोल्जर्स होते थे, आर्टिलरी होती थी जिसे क्या कहा जाता था? अहाड़ीज़। अब हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, है ना, टैक्स सिस्टम को पढ़ेंगे। अकबर ने शेरशाह सूरी के रेवेन्यू मॉडल को ही फॉलो किया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए पर मैक्सिमम पार्ट कैसा ही था? शेरशाह सूरी के मॉडल जैसा। इन्होंने राजा टोडरमल को अपना रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे किसके? अकबर के। जो नया रेवेन्यू सिस्टम बना उसे टोडरमल्स बंदोबस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडरमल बंदोबस्त। क्या कहते हैं? टोडरमल्स बंदोबस्त। ये जो सिस्टम था ये एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लैंड पे बेस करता था और प्रॉपर असेसमेंट किया जाता था इसमें रेवेन्यू का। भाई ये सिस्टम बहुत एक्यूरेटली बनाया गया था, जिसमें हमने लैंड को मेजर किया पहले एक्यूरेटली, प्रॉपर असेसमेंट किया रेवेन्यू का। जो लैंड थी उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देखो, कुछ ज़मीनें होती हैं जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें गुड की कैटेगरी में रखा गया। कुछ जहाँ नॉर्मल फर्टिलिटी होगी उसे एवरेज, और जहाँ पर फर्टिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती उस ज़मीन को क्या कहा गया? बैड। और रेवेन्यू इन ज़मीनों की क्वालिटी के हिसाब से ही तय होता था। जो बहुत अच्छी ज़मीन होगी उस पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, जो एवरेज फर्टिलिटी वाली है उस पर रेवेन्यू सो और बैड वाली पे बहुत कम। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया दशाला सिस्टम 15। बेटा
तशाला सिस्टम में क्या होता था, जो रेवेन्यू होता था वो फिक्स कर दिया जाता था। किस बेसिस पे? एवरेज प्राइस एंड प्रोड्यूस ऑफ लास्ट 10 ईयर। लास्ट 10 ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ, उसकी एवरेज प्राइस क्या हुई, उस बेसिस पे रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। नॉर्मली ये 1/3 होता था एवरेज का। जो भी एवरेज प्राइस आएगी, एवरेज लास्ट 10 ईयर का प्रोड्यूस आएगा, उसका 1/3 क्या होता था, टैक्स इम्पोज किया जाता था। अब आप इस टैक्स को कैश में भी पे कर सकते थे, काइंड में भी पे कर सकते थे। कैश में जैसे कि आप उस जो भी आपने ग्रो किया उसको मार्केट में सेल कर दो और कैश जाके राजा को दे दो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने जो भी कुछ ग्रो किया है उसको ले जाके राजा को दे दो। तो दशाला सिस्टम कब आया? 1580 में आया। इसमें रेवेन्यू फिक्स कर दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस एंड एवरेज प्रोड्यूस ऑफ लास्ट 10 ईयर। नॉर्मली जो रेवेन्यू जो टैक्स इम्पोज किया जाता था लोगों पे, वो 1/3 होता था एवरेज का। और ये फार्मर्स पे, पीजेंट्स पे डिपेंड करता था कि वो उस टैक्स को कैश में पे करना चाहते हैं कि काइंड में। काइंड बोले तो जो भी कुछ आपने ग्रो किया आप वो दे सकते हो कैश। पहले आप अपनी क्रॉप को मार्केट में सेल कर दो, फिर कैश ला के दे दो। लैंड रेवेन्यू के अलावा बेटा ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, जिसके थ्रू किंग को इनकम मिलती थी। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं, उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही जब ट्रेड होता था तो ट्रेड के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था और ये किंग की मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिगो। टेक्सटाइल बोले तो क्लॉथ, स्पाइसेस बोले तो मसाले, इंडिगो बोले तो नील और साल्टपीटर, इन सबको एक्सपोर्ट किया जाता था सेंट्रल एशिया, चाइना और यूरोप। बट आप लोगों को लग रहा होगा टेक्सटाइल में हमने बता दिया, स्पाइसेस, इंडिगो, साल्टपीटर का मतलब क्या होता है? ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिससे गन पाउडर बनाया जाता है। टेक्सटाइल कपड़ा, स्पाइसेस मसाले, इंडिगो नील और साल्टपीटर जिससे गोला बारूद, गन पाउडर बनाया जाता था। ये सब कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते थे? सेंट्रल एशिया में, चाइना में और यूरोप में। गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में थे बेटा उस टाइम में। जब अकबर का पीरियड था तो गोल्ड कॉइन का यूज़ होता था। जब अकबर का रूल था तो कौन से कॉइन चलते थे बेटा? गोल्ड कॉइन चलते थे और इन्हें मोहर कहा जाता था। अच्छा, गोल्ड कॉइन के अलावा सिल्वर, कॉपर कॉइन का भी यूज़ होता था। क्विक रिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेपरेट वीडियो में। बेटा अब हम पढ़ेंगे कल्चरल यूनिफिकेशन को। तो जब हम कल्चरल यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब अकबर रूल कर रहे होते हैं तो वो सारे रिलीजन को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं। उनके लिए हिंदूज़ भी उतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने मुस्लिम्स। अकबर ट्रीटेड बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एज इक्वल। अकबर के लिए तो हिंदू मुस्लिम दोनों कैसे थे? सेम थे। ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी, पर इन्होंने इक्वल सपोर्ट दिया संस्कृत को और अदर लिटरेचर्स को भी। जब अकबर रूल कर रहे थे तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी बेटा? पर्शियन थी, ठीक है। पर इन्होंने इक्वल सपोर्ट दिया संस्कृत को, दूसरे लिटरेचर को भी। और बेटा जब अकबर रूल कर रहे थे तो बहुत सारी जो संस्कृत की बुक थी उन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसमें भी हमने देखा इस्लामिक हिंदू ट्रेडिशंस को। एक हमने फ्यूजन देखा इस्लामिक और हिंदू ट्रेडिशन का। बेटा अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर को। तो जब अकबर का रूल था तो हमने देखा कि आर्किटेक्चर में भी बहुत ग्रेट प्रोग्रेस हुई। ऑल इन ऑल पूरे मुग़ल पीरियड में आर्किटेक्चर में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। जो मुगल्स होते हैं वो ब्यूटीफुल फोर्ट्स बनवाते हैं, टूम्स बनवाते हैं, मॉस्क बनवाते हैं और पैलेसेस बनवाते हैं। अकबर्स फर्स्ट बिल्डिंग वॉज हुमायूंस टूम्ब। अकबर ने जो बिल्डिंग्स बनवाने का सिलसिला है वो किससे शुरू किया? हुमायूं के टूम्ब से। पहली बिल्डिंग जो अकबर ने बनवाई वो कौन सी थी? हुमायूं का टूम्ब। इट इज़ इन दिल्ली। हुमायूं टूम्ब कहाँ पर है? दिल्ली में है। हुमायूंस टूम्ब कंबाइंस द पर्शियन, तैमुरिड, इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जब आप हुमायूं टूम्ब को देखते हो ना बेटा तो उसमें आपको पर्शियन स्टाइल भी देखने को मिलेगी, तैमुरिद स्टाइल भी मिलेगी और इंडियन स्टाइल भी देखने को मिलेगी। ये है हुमायूं का टूम्ब, ठीक है। ये रहा, एक बहुत बड़ा सा डोम है, ठीक है। आर्किटेक्चर वॉज पर्शियन इन स्टाइल।
ठीक है। द हाई डोम, बहुत हाई डोम है, और जो आर्किटेक्चर है वो किस स्टाइल का है, पर्शियन स्टाइल का है। रेड स्टोन का यूज़ हुआ है, वाइट मार्बल का भी यूज़ हुआ है, रेड स्टोन का यूज़ हुआ है, वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है। छत्तीस आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस, और छत्तीस किसका एग्जाम्पल आप मान सकते हो, इंडियन इन्फ्लुएंस का। जो बहुत बड़ा सा डैम है और जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है, रेड स्टोन मार्बल का यूज़ हुआ है। छत्तीस किसका एग्जाम्पल है, इंडियन इन्फ्लुएंस का। फिर अकबर ने बिगेन किया आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अकबर के टाइम में ही आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है 1565 में। वहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता है। आगरा जो होता है वो क्या रहता है, कैपिटल रहता है किसकी, अकबर की। बहुत सालों तक आगरा से ही अकबर रूल किया करते थे। अकबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन है वो है न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। सबसे मैग्निफिशेंट कंस्ट्रक्शन अगर अकबर के टाइम का हम देखें तो वो है फतेहपुर सीकरी। अकबर की कैपिटल क्या हुआ करती थी बेटा, आगरा। हुमायूं टूम सबसे शुरुआत में, आर्किटेक्चर की शुरुआत जब अकबर ने इंडिया में की तो सबसे पहले बनाया हुमायूं का टूम, ठीक है। इसको बनने में बेटा पूरे 15 साल लग गए, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी भी थोड़े टाइम कैपिटल रहा, पर बाद में इसे छोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर की बहुत शॉर्टेज थी। फतेहपुर सीकरी इतने प्यार से बनाया, इतना मैग्निफिशिएंट वर्क था फतेहपुर सीकरी, पर उसको थोड़े टाइम में कैपिटल रखा गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज थी। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो किसका ही पार्ट थी बेटा, फतेहपुर सीकरी का। बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी, जो नॉन बिल्डिंग है वो किसका पार्ट हुआ करती थी, फतेहपुर सीकरी का। जिसमें से कि सबसे पॉपुलर है बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवान खास, दीवान आम, रंग महल, हिरन मीनार। ये जो बिल्डिंग थी, ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स अभी हमने पढ़ी, दीवान खास, दीवान आम, पंचमहल, इन सब में रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है। और जो टूम्ब था शेख सलीम चिश्ती का, उसे वाइट मार्बल से बनाया गया है। बेटा जो पेंटिंग वाला पार्ट है, अब इसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है।